जो ये प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, ये प्रेस वार्ता संयुक्त कर्मचारी महासंघ के बैनर तले हो रही है, जिसमें हमारे साथ संयुक्त कर्मचारी महासंघ के प्रदेश के जो महासचिव हिरालाल वर्मा जी मेरे साथ उपस्थित है और हमारे जो प्रदेश कार्यकारिणी के कुछ प्रमुख सदस्य हैं वो भी अभी हमारे बीच पहुंच जाएंगे। आज इस प्रेस वार्ता का जो मुख्य उद्देश्य है वो बजट को लेकर था और बजट सत्र जैसे पिछले कल ख़त्म हुआ, उस बजट सत्र में क्योंकि हम कर्मचारी वर्ग है और कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो कर्मचारियों की बहुत सी उम्मीदें, बहुत सी मांगें रहती है सरकार से। और जो एनुअल बजट होता है वो एक प्रतिबिंब होता है पूरे साल का, उसके अनुसार ही पूरा सरकार का जो तंत्र है वो चलता है, उसके अनुसार ही कर्मचारियों का जो भी उसको उनको मिलना है वो उस पर निर्धारित करता है। बजट प्रस्तुत होने से पहले भी हम आपसे रूबरू हुए थे, हमने कुछ विशेष चुनिंदा मांगों को लेकर आपके माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाई थी। पिछले कल बजट सत्र की समापन हुआ, आज बड़ा अच्छा लगा। मैं आज इस मंच के माध्यम से एक और जहां सत्ता पक्ष, विपक्ष और सारे जो माननीय विधायक है, मंत्री है और अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो भी है, सबको मैं आज बधाई देना चाहता हूं कि कल जिस तरह से बजट में बहुत बड़ा एक सम्मानजनक उछाल, उसको मैं कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी वृद्धि उस बजट में हुई। 70 से 80 हज़ार तक का, हालांकि आंकड़े अलग अलग अखबारों ने, अलग अलग चैनल ने अलग अलग तरह से उसको प्रस्तुत किया है। किसी ने 80 से 90 हज़ार तक का फ़ायदा दिखाया, किसी ने 60 से 70 हज़ार तक का फ़ायदा दिखाया है इस बजट के अंदर। तो वो माननीय मुख्यमंत्री ने एक बात कही कि हम 24 से 26% की ग्रोथ दे रहे हैं, पर जिस आंकड़ों की अगर बात मैं करूं, अगर हम 70 हज़ार की वृद्धि हुई तो भी वो 33% की वृद्धि हुई है। हालांकि ये जब नोटिफिकेशंस आएगी उससे पता लगेगा कि माननीय को जो वृद्धि हुई है उनके वेतनमान और उनके भत्तों में वो कितनी है, पर लेकिन जो भी है हम उसका सम्मान करते हैं, हमें उससे कोई गुरेज नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, हम यहाँ किसी का विरोध करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे नहीं हुए हैं, हमारा ये उद्देश्य नहीं है। 9 साल बाद वृद्धि हुई है उनके भत्तों में और उनके जो वेतनमान है, निश्चित तौर पे महंगाई बहुत हुई है। अगर मैं प्राइस इंडेक्स की बात करूं, जो इन्फ्लेशन है वो प्राइस इंडेक्स पे निर्भर करती है। अगर 2013 की मैं इन्फ्लेशन रेट की बात करूं तो 10% की इन्फ्लेशन थी 2013 में, हालांकि बाद में ये चीज़ें कम हुई है। 2020 की बात करूं तो 6.17% इन्फ्लेशन थी, 22 में 6.70 थी, 23 में 5.65 थी, 24 में 6.21 थी। फिर उसके बाद 24 दिसंबर से ये घटनी शुरू हुई है, आपको बताऊं मैं। उसके बाद अगर जनवरी 25 की बात करूं 4.31, फरवरी की 3.61% इन्फ्लेशन है। ये है आपका जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। पर इसमें अगर एक मैं आपको बड़ी जो मैं कहना चाह रहा हूँ इस चीज़ के अंदर, एक कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स जो 39% जो है इन्फ्लेशन के लिए जिम्मेदार होता है। जो पूरी इन्फ्लेशन का 39 से ज़्यादा प्रतिशत हिस्सा है वो है कंज्यूमर का, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है। फूड जो हमारा है, फूड प्राइस इंडेक्स जो बड़ा है, उसको मैं अगर कहूँ तो उसमें लगातार वृद्धि हुई है। वो कहीं बहुत ज़्यादा है। 2013 में 12.17 था, तो उसके बाद अगर 2024 की भी बात करूँ तो 8.39% की वृद्धि कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स के अंदर हुई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जो कल माननीय, मुझे बहुत खुशी हुई जो हमारे विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी कल बहुत अच्छा उन्होंने बात कही। विपक्ष के माननीय सदस्य ने, सत्ता पक्ष के लोगों ने बहुत अच्छी दुहाई दी कि महंगाई बढ़ी है। मैं वो आंकड़े मैं क्योंकि एक अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ खुद भी, तो मैंने वो आंकड़े आपके साथ तथ्य के साथ रखे कि जो असली चीज़ है वो है कंज्यूमर का फूड प्राइस, जो जीने के लिए रोज़मर्रा की निश्चित रहो जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए हमारे को ज़रूरी है वो है हमारी रोज। आप ही बहुत पीछे डाइवर्ट हो गए और वो बातें सब बड़ी पुरानी हो गई है, उसको हम भूल भी गए। उसका एरियर मिलना था
मैं आपको कहाँ ले जाना चाह रहा हूँ, 2022 में जो हमारे को लागू पे कमीशन हुआ तो वो 16 से मिलना था, तो उसका जो एरियर मिलना था वो कर्मचारियों का एरियर लगभग 6 लाख 7 लाख 4 लाख से कम तो है ही नहीं किसी का। तो उसमें माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री जो विपक्षी नेता आज की डेट में जयराम जी ने सिर्फ 50,000 की किस्त दी, उसमें बहुत सारे लोगों को वो भी नहीं दी गई, बोर्ड और निगमों को वो भी वितरित नहीं की गई है। तो एक किस्त दी गई, उसके बाद वो सारा धंधा बंद हो गया, एरियर मारा उसके बाद बंद हो गया। पर उस वक्त कर्मचारियों की देखिए, अगर कुछ नहीं मिलता है तो डीए तो कर्मचारियों का एक ऐसा है जो अपडेट रहता है, रहना भी चाहिए। तो 2 किस्त डीए की उस सरकार ने, बीजेपी सरकार ने 2022 में जो अदायगी करनी थी वो नहीं करी, वो भी छोड़ दी और वो बटन नई सरकार पे पड़ा। अब नई सरकार जो है वो 4 किस्तें पीछे है हमारी, मैं आपको बता दूं 4 डीए की किस्त सरकार जो पीछे है। अभी 13% की डीए की किस्त की लायबिलिटी हमारी जो है सरकार के ऊपर है। तो अभी जैसे बात हुई थी हाल ही में कि अभी 3% डीए की बात हो रही है कि 3% डीए देंगे। हमने मामला उठाया था माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष, हमने बोला कि गलती से शायद हो गया होगा। अभी 2023 का डीए बाकी है जुलाई का, जो कि 4% है। फिर जनवरी 24 का डीए है जो 4% है। फिर जुलाई 2024 का डीए है जो 3% है। अभी सेंटर ने कल 2% और दे दिया, तो 13% की लायबिलिटी होगी। तो अब कर्मचारी भी आपकी तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी टकटकी लगा के बैठे हैं। कर्मचारियों के लिए भी वही महंगाई है, क्योंकि रात भर जो सोशल मीडिया में चलता रहा, जिस तरह से लोगों ने बात की कि भाई कर्मचारी संगठनों की जवाबदेही है, कर्मचारी संगठनों को भी अपनी बात को रखना चाहिए। तो हम विरोध में बिल्कुल भी नहीं है, हम बिल्कुल समर्थन में हैं, पर हम अपना पक्ष जरूर सरकार के समक्ष रख रहे हैं कि सरकार जो है कर्मचारियों के जो डीए का भुगतान है, एरियर का भुगतान है, पिछले 2 डीए की किस्तें मिली, उसका एरियर भी अभी तक खड़ा है। तो माननीय मुख्यमंत्री और इसकी तरफ सोचेंगे। अच्छा होता कि विपक्ष भी जो है इसके ऊपर चर्चा करता, विपक्ष इसके ऊपर बात करता, पर ये सारी बातें सदन में नहीं हुई है। मैं कहना चाहता हूँ कि कर्मचारी बहुत अभिन्न अंग है, इसके ऊपर सरकार को मतलब बहुत जल्दी सोचने की आवश्यकता है। अभी हमारे कॉन्ट्रैक्ट की जो रेगुलेशन होती थी वो साल में 2 बार होती थी, अब एक ही बार हो रही है 31 मार्च को। अब आपको देख रहे 31 मार्च जो है वो लास्ट वर्किंग डे आज है। अभी तक पर्सनल डिपार्टमेंट ने रेगुलेशन करने के लिए जिनके 2 साल पूरे, वो अधिसूचना नहीं निकाली है, क्योंकि फिर बोलते हैं कि वो तो स्टैंडिंग ऑर्डर है। स्टैंडिंग ऑर्डर को जो है वो आगे डिपार्टमेंट नहीं मानते, वो बोलते हैं जब तक हमारे पास सरकार की नोटिफिकेशन नहीं आएगी तब तक हम रेगुलेशन नहीं करेंगे। उस आड़ में अलग अलग विभागों ने, बोर्डों ने, निगमों ने आगे सर्कुलर ही नहीं जारी की, वो रिकॉर्ड ही नहीं मांगा अभी तक, और वो वेरिफिकेशन ही होनी है। तो मुझे लगता है कि वो अप्रैल की जगह कहीं वो मई तक भी रेगुलेशन जाएगी, तो कर्मचारियों के 2 की जगह 3-3 साल लग रहे हैं। तो ये भी प्रथा गलत है। इसकी भी हम मांग करते हैं कि 1 अप्रैल को तो कम से कम उनको डीम्ड रेगुलर कर्मचारियों को समझा जाए, क्योंकि वो 2 साल की जगह वो कई 3 साल भी पूरे कर जाएंगे 1 अप्रैल को। तो ये भी हम मांग कर रहे हैं। और समय पे हमारी बहुत सारी मांगें चलती है। एक 4-9-14 टाइम स्केल की बात हमने कही थी, जब वो पिछले 2022 का जो हमारा वेतनमान लागू हुआ था, 6ठा वेतन आयोग, उसमें ख़त्म कर दिया था 4-9-14 को, कि उसको भी लागू किया जाए। तो आइए प्लीज़, अब कुर्सी हैं। तो इसी तरह से हमारे कर्मचारियों के बहुत सारे मुद्दे हैं। इसको लेके संयुक्त कर्मचारी महासंघ बहुत सारी बातों को लेके आगे आता है, समय समय पर सरकार से मिलता है, बात रखता है, और हम बड़ा अपनी जिम्मेदारी से बात करते हैं। ये हमारा संगठन का कहना है। हम आगे की कुछ हमने संगठन को लेकर रूपरेखा तैयार की है। मेरे साथ हीरालाल वर्मा जी है, मेरे साथ नरेश जी है जो यूनिवर्सिटी से है, हमारे चीफ एडवाइज़र है हमारे संगठन के, आगे है। हमारे साथ आशा कुमार जी है जो एमसी से है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, ये भी पहुंच गए हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि वर्मा जी से कि आगे कुछ कार्यक्रम हमने जो पहले, ये आज के प्लान नहीं है, ये पहले से प्लान हो चुके हैं। कुछ आगे के कार्यक्रम में किस तरह से हम मासिस तक पहुंचेंगे, अपने कर्मचारी या पेंशनर भाइयों तक हम किस तरह, पेंशनर के बड़े सारे मुद्दे हैं, पेंशनर बहुत सारा परेशान है आज की डेट में, वो बार बार बोलता है, हमारे को कोई नहीं बोलता, हम उनको भी हम एड्रेस करते हैं।